हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कार्यालय परिचारी मॉक टेस्ट 1 में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं जिसके अंतर्गत आपको पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू सेशन था वो चल रहा था। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसमें पूछे गए सवालों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर को देखे हैं। अब प्रीवियस ईयर को देखने के बाद उसी के आधार पर हम अपना मॉक टेस्ट तैयार किए और उस मॉक टेस्ट को हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात यह है कि अब हो जाना है तैयार, ये तैयारी है जीत की। मॉक टेस्ट के माध्यम से हम लोग अपना सिलेक्शन सियोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले का वीडियो प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाकर के देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? आपके मन में विचार सिर्फ व्यक्ति तक नहीं सीमित रहना चाहिए, व्यक्ति के साथ साथ ये किसी भी जीवित प्राणी का क्लोनिंग किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है स्कैनिंग, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण और क्लोनिंग। तो आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उसका रेप्लिका बनाना, उसका डुप्लीकेट बनाना क्या कहलाता है? तो क्लोनिंग कहलाता है। स्कैनिंग क्या होता है? किसी दिए हुए चीज का हम स्कैनिंग करते हैं। प्रजनन, जब व्यक्ति अपने ही जैसे नए संतान की उत्पत्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया से गुजरता है, उसे प्रजनन कहते हैं। जब पेड़ पौधा अपने लिए खाना बनाता है तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी कि सोना का आणविक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो सोना का आणविक सूत्र क्या होगा? तो सोना का आणविक सूत्र होता है ऑरम। ऑरम होता है इसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम है। उसके बाद एल किसका होता है? तो ये एल्यूमिनियम का होता है। एजी किसका होता है? सिल्वर का होता है। जी फॉर कुछ नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। ऐसा कौन सा योजना था जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाएगा? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब विरोधी कार्यक्रम या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मिलता जुलता है, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये आपको बल्ब से संबंधित था, एलईडी बल्ब से। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो था वो ग्राम के विकास को लेकर के संबंधित था, और गरीबी विरोधी कोई कार्यक्रम नहीं था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था जो इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 के आसपास चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा ऑप्शन है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। तीसरा ऑप्शन है आपका नुब्रा ग्लेशियर और उसके बाद है हरित पर्वत ग्लेशियर। तो इसमें से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं कि काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। जो किसके किसके बीच आता है? तो ये पाक और इंडिया के बीच का युद्ध स्थल है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर आप जानते हैं गंगा कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर का एक जगह है गोमुख। गोमुख से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है, जो आगे चल के अलकनंदा से मिलती है और फिर गंगा बन जाती है। नुब्रा ग्लेशियर भी आपको काराकोरम श्रेणी में ही मिलता है, और नुब्रा ग्लेशियर मुख्य रूप से लद्दाख में बहने वाली एक नुब्रा नदी है। उस नदी को मुख्य रूप से पानी देती है। ठीक है, हरित पर्वत ग्लेशियर ये मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? श्रीनगर में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया करमचंद गांधी को, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को। यहाँ पे हम एक बात बता दें
कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम करमचंद था। ठीक है, अब ऑप्शन पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल। तो हम सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया है, तो भारत का लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। क्यों दिया गया है, तो ये सबसे पहले ये थे कौन, तो स्वतंत्र भारत के ये क्या थे, पहले गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे। और इन्हीं के प्रयास से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जो गोवा है हमारा, ये सब हमारे भारत देश में शामिल हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, तो केसरी पत्र निकाला था और एक मराठा निकाला था। मराठा किसमें था, तो इंग्लिश भाषा में, जबकि केसरी किसमें था, मराठा भाषा में था। जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चिन्हित हुए थे। करमचंद गांधी, इनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं लगभग चीज, जैसे कि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, इनको राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, इत्यादि। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा डैश नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चुनाव आयोग का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अब बात चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग का बात है तो हम लोग क्या करते हैं, चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। चुनाव आयोग का चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में किया गया है। 324 के क्लॉज 2 में इनका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आर्टिकल क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और यहीं पे एक और आर्टिकल है 53, जो कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति, क्या कहता है, संघ की सारी कार्यकारी शक्ति किसके अंदर निहित होगी, तो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसका, तो केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पूरे संविधान में मंत्रिपरिषद जैसे शब्द का चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिकल 74 में किया गया है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की बात 124 आर्टिकल 124 में कहा गया, क्या कहा गया, जो बात कहा गया है केंद्र के लिए कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगा, तो राष्ट्रपति में निहित होगा 53 में। उसी तरह से 124 में कहा गया है कि राज्य सरकार की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगा, तो राज्यपाल में निहित होगा। किसमें निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, तो हम लोग ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग की चर्चा अभी हम लोग किए थे आर्टिकल 324 के बारे में। प्रत्यक्ष चुनाव ये कराते हैं, चुनाव का संचालन और नियंत्रण भी करते हैं, चुनाव का निरीक्षण भी करते हैं, किसी प्रकार का उसमें करप्शन होता है तो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। स्थानीय चुनाव न कराना, ठीक है, कर्तव्य नहीं है तो इसमें न कराना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये चुनाव कराना, ये इसका ऑप्शन होगा। और चुनाव, ये स्थानीय चुनाव, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो इसका आंसर स्थानीय चुनाव करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो हम यही देंगे। और इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं लिखा है, लेकिन हम ये मानेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ये केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, चूंकि एक ही ऑप्शन है स्थानीय चुनाव, और ये चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो ये कराया जाता है आपको राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इसका क्या किया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 के माध्यम से इसका क्या सृजन किया गया है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी
25 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ है, स्थापना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल की बुआई डैश में की जाती है। तो आप जानते हैं रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में बोआ जाता है, और फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल के आसपास इसको काट लिया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो रबी फसल के अंतर्गत आता है आपको गेहूं आता है, सरसों आता है, और इस सीजन में होने वाले जितने भी जैसे मटर वगैरह हैं ये सब किसमें आते हैं, तो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ था। कब हुआ था की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, किसने किया था, किसने किया था, ये कब नहीं है, ये क्या होगा, किसने किया था, किसने किया था, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं नाम दिया हुआ है, तो किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुगलों के अभियान से, तोगरिल बेग के आक्रमण से, बख्तियार खिलजी से। तो एक ही वक़ीत था जिसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार या भारत को जो विश्व गुरु कहा जाता था उसका लोटिया डुबा दिया, बंटा धार किया, कौन, बख्तियार खिलजी। ये डर के कारण सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को जलाया था कि उसको लग रहा था कि वहां पे बहुत सारी सेनाएं होंगी, तो ये इसका कारण था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। प्लासी बहुत ही चर्चित विषय, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, जो 1757 में हुआ था। किस तिथि को अगर बात करें तो 23 जून 1757 को इसका क्या हुआ था, यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1957 नहीं, 1857 का विप्लव आप जानते हैं। 1857 का विद्रोह जो कि मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया गया था इसका। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1957 का कोई कहानी है नहीं, 1900 का कोई कहानी है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले हम 23 जून 1757 की कुछ कहानी को देखते हैं कि क्या क्या था इसके अंतर्गत। तो 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के पलासी नामक स्थान पर भागीरथी, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एक एग्जाम में। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। युद्ध का कारण मुख्य रूप से क्या था, तो नवाब के अनुमति के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में की जा रही सैन्य किलेबंदी, ठीक है, और उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों का जो भी छूट दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, तो उस छूट का क्या किया जा रहा था, गलत उपयोग किया जा रहा था। इस वजह से इन्होंने क्या किया था कि उसका विरोध किया, और इसके बदले में क्या किया गया, एक युद्ध हुआ जिसको हम 1757 प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब नवाब से गद्दारी कौन किया था, तो नवाब का मुख्य सेनापति था मीर जाफर। यही उसको क्या किया, गुप्त रूप से जाकर के अंग्रेज से मिल जाता है, जिस कारण नवाब की विशाल सेना होने के बावजूद भी वो युद्ध नहीं जीत पाता, क्योंकि मीर जाफर के नेतृत्व में जितने भी सेना थे वो कोई भी सेना युद्ध स्थल पर नहीं पहुंच पाता है। तो ये 1757 की कहानी थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, और मीर जाफर को जो है क्या बना दिया गया, जो उससे मिल गया था उसको कठपुतली नवाब बना दिया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का पहला कठपुतली नवाब कौन बना, तो मीर जाफर बना। ठीक है, अब इस जीत ने भारत 1757 में जब अंग्रेजों की जीत होती है तो वो भारत के ऊपर 200 सालों का गुलामी थोप के चला जाता है। कितने सालों का, 200 सालों का गुलामी। इस जीत से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन यानी कि गुलामी की शुरुआत होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी उसको मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट में इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप इसको सॉल्व करने में आप सक्षम होंगे। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे वीडियो को पूरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम और फ्लोएम। ज से जल और ज से जाइलम। जाइलम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो क्या करता है, यूज करता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। फ्लोएम जो है वो अन्य तत्व लेकर के जाता है, क्या, कहां पर, पेड़ पौधों, ये दोनों ही क्या है, संचरण का कार्य करता है, मतलब एक चीजों को एक जगह, पूरे पेड़ में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है। लोकतंत्र में संप्रभुता दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्यपालिका, विधान
विधान परिषद या विधायिका यहाँ पे होना चाहिए था, इसके नेताओं यहाँ पे विधायिका होना चाहिए था, विधायिका, ठीक है, इसके नेताओं और लोगों के द्वारा। तो लोकतंत्र में सबसे मजबूत किसके प्रति कोई उत्तरदायी है, तो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी है, जो उनको चुन करके भेजते हैं, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना गया एक सरकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, अंग, तिरहुत, मगध और पाटलिपुत्रा में। तो मंजूषा चित्र शैली आपको अंग क्षेत्र में प्रचलित है, अंग क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मंजूषा चित्र शैली के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका मंजूषा चित्र शैली में बनाया गया पेंटिंग, जिसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले ये क्या बनाया गया, तो बॉर्डर बनाया गया है। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। स्टेटमेंट में मंजूषा चित्र शैली से जब सवाल आते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, ये सब दिया रहेगा, ये जो देख रहे हैं ये बॉर्डर बनाया गया, ये बॉर्डर बेलपत्र का हो सकता है, कोई फूल पत्ती का हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। बहुत ही कंपलसरी होता है किसमें, मंजूषा चित्र शैली में बॉर्डर बनाना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं हम लोग। यह कला यानी कि मंजूषा चित्र शैली बिहुला विषहरी की लोक कथा पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से सांपों के देवता विषहरी और सती बिहुला के संघर्ष और समर्पण की कहानी को दर्शाया जाता है। मंजूषा नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि प्राचीन समय में इस चित्रकला को बांस, जूट और कागज से बने मंदिरों जैसे बक्सों में, जिन्हें मंजूषा कहा जाता था, मंदिरों में रखे हुए इन बांस जूट के बक्से से जो बक्सा बनाया जाता था उसको मंजूषा कहा जाता था। तो उस मंजूषा के ऊपर यह पेंटिंग बनाया जाता था, इसी वजह से इसको मंजूषा पेंटिंग कहा गया। इनका उपयोग विषहरी पूजा के त्योहारों में होता है और इसमें केवल 3 प्राथमिक कलर का उपयोग किया जाता है। एक पहला कलर क्या होता है, तो गुलाबी होता है, दूसरा हरा होता है और तीसरा पीला होता है। अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर, देखिए गुलाबी, हरा और पीला, सिर्फ इतना ही कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये पिक्चर हम इसीलिए यहाँ लगाए थे ताकि आपको क्लियर हो सके ये सारी चीजें। और मंजूषा चित्र शैली से या बिहार के अन्य चित्र शैली से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, तो आगे जब भी आएगा तो हम और चित्र शैली के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, सबसे बाहरी श्रृंखला हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश और शिवालिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक हम हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। अब हम लोग देखते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय को हम लोग लगभग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला ट्रांस हिमालय होता है हमारा, पहला क्या होता है, ट्रांस हिमालय, जिसको हिमालय पार का क्षेत्र, ट्रांस का मतलब ही होता है इस पार से उस पार, तो पार क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश श्रेणियां आती हैं। उसके बाद आता है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, या फिर उसी को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जो सबसे ऊंची और आंतरिक श्रृंखला है। इसके अंतर्गत आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारा कुछ मिलेगा। फिर अगला है हमारा मध्य हिमालय, लघु हिमालय, 1, 2, 3, 4 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। तो मध्य हिमालय में कौन है, जिसको हम लोग मध्य हिमालय हिमाचल में आता है, ठीक है। और उसके बाद चौथा हमारा ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के तौर पर जाना जाता है, जिसको हम लोग हिमालय के दक्षिण में स्थित है, पीर पंजाल, धौलाधर, ये कुछ श्रेणियां आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाहरी हिमालय को क्या कहते हैं, तो शिवालिक हिमालय कहते हैं, जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जो नई श्रृंखला है। और यही वो श्रृंखला है शिवालिक जो कहां से मिलती है, मैदानों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मूत्रवाहिनी, ब्रोंकाई, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ब्रोंकाई किसका हिस्सा है, ब्रोंकाई हमारे फेफड़ा का हिस्सा है। बाकी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग किसका हिस्सा है, तो ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। और इस तरह से ये क्वेश्चन और बाकी के और भी सारे क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका पार्ट वाइज करके आएगा, 15 क्वेश्चन अभी है, 15 क्वेश्चन आपको बाद में मिल जाए, मतलब दूसरे वीडियो में ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका पार्ट 1 और पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 आपको इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मिलेगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हर वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो पूरा देख लिए, अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो पूरा देखें, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना होगा तो वो भी आप हमें बताइएगा। आपके कमेंट का, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।